ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारी क्लास फिफ्थ है। ठीक है, हम फिफ्थ क्लास तक पहुंच गए इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, और आज हम बात करेंगे अबाउट इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन प्लेन्स की, कि हमारे जो ग्रेट प्लेन्स हैं इंडिया के, उनको हम आज कवर अप करेंगे। इससे पहले भी हम इनको एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हमारी कोशिश रहेगी कि इनको थोड़ा ब्रीफली अच्छे से समझे कि कौन सा प्लेन कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं, याद रखिएगा, इनके जो नॉर्थ में तो है इनके शिवालिक। इस तरह से शिवालिक बनती है नॉर्थ में, और उसके बाद ये आपके प्लेन्स हो गए यहाँ पर पूरा सारा, और उसके बाद नीचे हो गया हमारा डक्कन प्लेट्यू या हमारा पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, तो नीचे वाली साइड हो गया हमारा साउथ में, इसका जो साउथ में हो गया पेनिसुलर इंडिया, और नॉर्थ में हो गया हमारे शिवालिक माउंटेन्स यानी कि आपका हिमालयाज। हिमालयाज के साउथ में जो प्लेन एरिया शुरू होता है उसको हम ग्रेट प्लेन्स कहते हैं। इनके फीचर्स जान लेते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम में क्लियर करता हूँ कि यहाँ पर तो ये हो गए हिमालयाज इस तरह से। ठीक है, हिमालयाज। उसके बाद ये वाला जो प्लेन रीजन है इसको बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स। जो हिमालयाज के बाद मैदानी क्षेत्र जो है वो शुरू होता है उसको कहते हैं हम प्लेन्स। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये बहुत उपजाऊ भूमि है। इसलिए हम देखेंगे कि पंजाब से लेकर यूपी बिहार तक जो है कि अनाज जो है वो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उसके बाद दूसरा, ये क्यों उपजाऊ है? क्योंकि ये एलुविलियल डिपॉजिट यानी कि एक उपजाऊ जो आपका जो जो नदियाँ जो है वो पहाड़ से जो है कि वो इरोजन कर कर लेकर आती है मटेरियल। ठीक है, बहाकर जो है वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, उसको जमा करती है इस प्लेन रीजन में। इसलिए जो है ये बहुत फर्टाइल होता है, ये उपजाऊ है। और यहाँ पर अब प्लेन एरिया है तो फ्लड से तो आप ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, फ्लड वाला रीजन भी होता है। मतलब यहाँ पर जो है कि प्लेन्स में रिवर एंटर होती है तो उस तरह से जो है कि वो स्प्रेड होती है, तो फ्लड आने के चांसेस भी जो प्लेन्स में ज़्यादा हो जाते हैं रिवर्स में। और इनका जो स्ट्रेच है, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा ये है इंडस रिवर से यानी कि आपका सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। इन दोनों के बीच में जो है ये प्लेन्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कि ये फॉर्मे जो है वो प्लेन्स किस तरह से बने हैं, इनके क्या क्या कारण थे बनने के, तो सबसे मेन में जो कारण दिए गए हैं वो ये कि इनफिलिंग ऑफ द रिफ्ट। कि ऐसा कहा गया था कि जैसे ये आपका प्लेन है, इस तरह से आपकी पहाड़ी है, पहाड़ी के बाद एक दूसरी छोटी पहाड़ी इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में ये जो रिफ्ट बनी थी, पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने ये रिफ्ट को भर दिया, फिर ये वाला पॉइंट को भरा, फिर इससे आगे ये भरा, फिर इस तरह से भरते भरते जो है कि ये प्लेन क्रिएट हुए हैं। ऐसा माना गया है कि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने जो खाइयाँ जो है वो पहाड़ों के एंड पर बन रही थी उसको भर दिया, और फिर जो है वो प्लेन्स बने हैं। पहला कारण। दूसरा ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो हिमालयाज के राइज से पहले, जो आपका हिमालयाज राइज हुए थे उससे पहले यहाँ पर जो है कि वो टेथत सी था। इस ओशियन की वजह, इस सी की वजह से, जब इस सी में क्या हुआ, जब हमारी इंडियन प्लेट, ठीक है, हमारी कॉन्टिनेंट जब कन्वर्जन हुआ और इंडियन प्लेट जब रशियन प्लेट की तरफ मूव करी, तो हिमालयाज का राइज हुआ। जब हिमालयाज का राइज हुआ तो उसके हिमालयाज के जो बचे सेडिमेंट्स थे उन वो जो है वो प्लेन में कन्वर्ट हो गए। तो ये कहा जाता है कि टेथ जहाँ पर अभी प्लेन है और जहाँ पर शिवालिक वाला जो रीजन है वहाँ पर पहले टेथेट सी था। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसमें कहा गया है कि रिसेशन ऑफ द ओशियन, मतलब ये इसमें इतना सिंपल समझे कि जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है वो पहले किसका पार्ट था, गोंडवाना रीजन का। ठीक है, इसको हम आगे डायग्राम फॉर्मेट में यहाँ क्लियर से समझते हैं आगे, पर यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि गोंडवाना रीजन का पार्ट था, और गोंडवाना किसका पार्ट था, अफ्रीका। फिर अफ्रीका से टूटकर, जब अफ्रीका से छूटकर वो रशियन प्लेट की तरफ को हम रशिया की तरफ, एशिया की तरफ आए जब, तो उसकी वजह से जो है वो कन्वर्जेंस जब हुई है, जब कन्वर्जेंस हुई है, कन्वर्जेंस फोर्स हम इसको कहें, तो तब भी जो है वो आपके ये प्लेन्स फॉर्म्ड हुए हैं। ये रीज़न भी कहा गया है। फिर वो जो रीज़न है जब आपका फील हुआ तो ये आपका जो है वो फिल कर दिया किसने, सेडिमेंट्स ने, जो अभी प्रेजेंट में आपका क्या है, प्लेन्स। दैट मीन्स क्या हुआ है कि देखिए इस तरह समझिए कि सबसे पहले यहाँ पर टेथिस सी के साथ मैं आपको उसको समझाता हूँ कि पहले देखिए आपका पंथलासा और पेंजिया। पंथलासा ये ओशन वाले पार्ट को बोलते हैं, और पेंजिया बोलते हैं लैंड मास को, कि जो भूमि वाला रीजन है, लैंड वाला रीजन है। इसके बाद ये टूटा। जो टूटने के कारण जो मैंने आपको फोर्सेस बताए थे कि अर्थ के अंदर की इंटीरियर फोर्सेस जो लगी, अर्थ धीरे धीरे जब ठंडी हो रही थी तो कठोर अंदर, तो उसकी वजह से चेंजेस आने लगे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, और फिर ये कॉन्टिनेंट मूव करने शुरू हुए।
तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक यूरेशिया जिसको और गोंडवाना रीजन, ऊपर वाले को अंगारा लैंड बोलते हैं और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। फिर ये वाला जो इधर इन दोनों के बीच में जो सी है ना, इसको टेथियात सी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि टेथियात सी जो है वो किसके बीच में है, तो यूरेशिया और गोंडवाना रीजन। फिर क्या हुआ कि ये ओशियन, ये जो सी था ड्यूरिंग मीजोजोइक एंड अर्ली जो सीनोजोइक, वहाँ पर ये समुद्र था इस तरह से इस फेज में। लेकिन जब जो है ये कॉन्टिनेंट मूव करने लगे इधर उधर, तो ये जो सी है ये सेडिमेंट से भर गया। सेडिमेंट्स यानी कि जब बड़ी बड़ी चट्टानें टूटी तो उनके सेडिमेंट से भरना शुरू हो गया ये समुद्र, जिसकी वजह से एक तो हिमालयाज का राइज हुआ, प्लस साथ में कहा जाता है कि प्लेन्स भी इसी रीजन से बने हैं। तो याद रखिएगा, जो टेथियात सी है वो प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पर है, हमारा हिमालयाज, और हिमालयाज में भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा शिवालिक। और इसका एग्जाम्पल ये है कि अभी भी जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं काफ़ी जगह, वो ये एविडेंसेस देते हैं कि यहाँ पर समुद्र था। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि जो ये प्लेन्स है इनकी डिवीज़न, ये प्लेन्स जो है वो किस तरह से डिवाइड हो रखे हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर ध्यान रखिएगा कि ये हो गई पहाड़ी। पहाड़ी के बाद जो ये इस तरह से पत्थर दिखाई देते हैं, पत्थर पत्थर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको बोलते हैं भाबर। ठीक है, सबसे ऊपर होगा भाबर, याद रखना भाबर, ये सबसे ऊपर होगा। ये कंकड़ हो गए जैसा, अभी आप देखना कि जब आप थोड़ा सा प्लेन्स में एंटर होने लगते हो तो उससे पहले के जो पहाड़ होते हैं उसमें बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वहाँ पर कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसा आप यहाँ से अगर बिलासपुर वाली साइड में अगर जाओगे, बिलासपुर से आप पंजाब वाले प्लेन्स में नालागढ़ या बद्दी वाले रीजन में अगर आप देखते हो, या अनंतपुर साहिब वाला जो रीजन देखते हो, वहाँ पर आप देखोगे कि ऐसे बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं प्लेन एरिया का शुरुआत होने से पहले, तो उसको बोलते हैं भाबर। ये कोई काम नहीं आता। उसके बाद होता है तराई रीजन, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो है कि वो क्या दिखेंगे, फर्टाइल सॉइल दिखेगी, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है। तो अनंतपुर के जो अनंतपुर साहिब के प्लेन हो गए, प्लस साथ में आपका जो पालमपुर से नीचे वाली साइड, जो धौलाधार से नीचे जो आपका जलंधर दोआब वाला रीजन होता है वो इसमें आता है। उसके बाद होता है भांगर, भांगर और खादर। तो याद रखिएगा, भांगर जो है वो ओल्ड एलुविलियल है, ये प्लेन में यहाँ तक जो है वो पहाड़ से यहाँ तक आपका पहाड़ रहता है, इसके बाद थोड़ा सा पहाड़ से प्लेन एरिया शुरू होता है, प्लस ये बिल्कुल फ्लड प्लेन्स आ जाते हैं, और फाइनली उसके बाद लास्ट है खादर। तो ये सीक्वेंस आता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले भाबर, फिर तराई रीजन, फिर भांगर, फिर खादर। अगर हम भाबर की बात करें तो इस शिवालिक के साउथ में होता है, जम्मू से लेकर असम तक इसका एक्सटेंड है, और वाइडर इन वेस्ट, यानी कि आपका वेस्ट यानी कि आपका जम्मू कश्मीर में ये वाला जो रीजन है भाबर का, ये चौड़ा होगा, और ईस्ट में ये कम होगा। कंपेयर में ईस्ट के कंपैरिजन में ये जो भाबर इधर वाला रीजन है ये कम चौड़ा होगा। इसकी विड्थ जो है वो 8 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा, इसकी विड्थ कितनी होती है, 8 से 15। और फिर ये जो है वो हमारा क्रॉप कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर खेती बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। बड़े बड़े पत्थर जो है वो जस्ट फेमस है, यहाँ पर आपका चाओज नदियाँ नाले होते हैं। और देखना कहीं से आपको दिखेंगे, जब आप पहाड़ से प्लेन में एंटर करने लगोगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, फिर वो बड़े बड़े पत्थरों में आपको नदियाँ भी दिखाई देती है, छोटे छोटे नाले नदियाँ दिखाई देती है। तो ये समझ जाना कि वो कौन सा रीजन है, भाबर रीजन है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ भी मिलेंगे। उसके बाद है तराई रीजन। तराई रीजन की जो विड्थ होती है, भाबर के बाद आता है तराई रीजन, नेक्स्ट टू भाबर, साउथ में नीचे। इसकी जो विड्थ होती है 15 से 30 किलोमीटर। यहाँ पर आपको थिक फॉरेस्ट मिलेंगे, प्लस ये जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी ज़मीन होती है। ध्यान रखिएगा, तराई रीजन में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है, और जहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भांगर रीजन। तो भांगर जो रीजन है ये बनता है आपका ओल्ड एलुविलियल सॉइल से। ये ध्यान रखिएगा, भांगर रीजन जो बनता है ये बनता है ओल्ड एलुविलियल सॉइल से। ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि भांगर ओल्ड एलुविलियल सॉइल है या यंग एलुविलियल सॉइल है, तो याद रखिएगा भांगर जो है वो ओल्ड एलुविलियल है, और ये डार्क इन कलर होता है, रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस कंटेंट मतलब नमी जो है वो इसमें ज़्यादा होती है,
और ड्रेनेज यहाँ पर अच्छा जो है वो नदियों का बहाव होता है, और ये बहुत सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। आपका यूपी यूपी और बिहार वाला रीजन इसका एग्जाम्पल है। यूपी बिहार के जो प्लेन्स हैं वो भांगर में आते हैं। उसके बाद खादर की अगर हम बात करें तो ये न्यू एलुविलियल सॉइल, याद रखिएगा ये है न्यू एलुविलियल सॉइल। हर साल यहाँ पर जो है वो नए डिपॉजिट आते हैं। ऊपर से नदी पहाड़ों से बह कर आएगी तो जितना वो तेज आएगी, और उसके बाद जैसे वो प्लेन में एंटर होगी इस तरह से यहाँ पर वो अपना लोड जो है, जो वो मटेरियल लेकर आएगी उसको इस तरह से बहा देगी। जब वो बहा देगी तो यहाँ पर वो जमा कर देगी वो मिट्टी को। तो ये हर साल जो नई मिट्टी जमा होती है ये खादर रीजन में जमा होती है, और इसको खादर प्लेन कहते हैं। ये भी जो है वो फर्टाइल होते हैं, लेकिन इनको बैटलैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पर जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है वो ओल्ड एलुविलियन यानी कि भांगर में होता है। एक होता है भाबर, भाबर हो गया आपका कंकड़ बड़े बड़े, ठीक है। उसके बाद तराई रीजन, फिर भांगर, ये मिट्टी हो गई जो बहुत उपजाऊ है, ओल्ड मिट्टी पुरानी मिट्टी, और खादर नई मिट्टी, ठीक है। इसमें याद रखेगा फॉसल्स मिलते हैं। फॉसल्स यानी कि अवशेष, जैसा कि पेड़ पौधों के अवशेष हो गया, और आपका जो है अदर पे अदर हो गया, लाइक जानवरों के अवशेष हो गया, ह्यूमंस के अवशेष हो गया, वो यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ शिवाती मैम, रुडाली मैम? जी सर। सर ये फॉसिल्स कौन से में मिलते हैं? ये मिलते हैं खादर और भांगर में। खादर अच्छा, और दोनों भांगर, में। हाँ दोनों में मिलते हैं फॉसिल्स। यहाँ पर आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके ओके। बाद हम बात करेंगे रीजनल डिवीजन की, कि प्लेन्स रीजनली किस तरह से डिवाइडेड है। तो याद रखिएगा राजस्थान प्लेन, मतलब इनको इस तरह से अगर हम मैप में ड्रॉ करें, शायद मैंने मैप ड्रॉ नहीं किया है, तो अगर हम इसको हम देख लेंगे एक बार अच्छे से और भी। लेकिन जैसे राजस्थान वाला रीजन, जो राजस्थान में प्लेन है, जैसा ये देखिए इस तरह से बनता है, ये इस तरह से अगर हम बनाए इंडिया को, तो यहाँ पर होगी आपकी अरावली हिल्स, ठीक है। अरावली हिल से इधर वाले रीजन में जो ये प्लेन मिल रहे हैं इनको बोलते हैं राजस्थान के प्लेन्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, देखिए फीचर्स राजस्थान प्लेन्स। यहाँ पर जो है वेस्ट ऑफ द अरावली, अरावली हिल्स, अगर ये अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स इधर ये, तो इसके वेस्ट में इधर वाली साइड पे आपका मिलेगा राजस्थान के प्लेन्स। यहाँ के फीचर्स क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए। सबसे पहला तो यहाँ पर आपका थार डेजर्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये ड्राई बेड है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो सूखी होती है। इस प्लेन से जो नदियाँ बहेगी वो सूखी है। और इसका एग्जाम्पल हो गया सरस्वती, सरस्वती नदी जो है वो बिल्कुल सूख चुकी है। लूनी रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, जो कि अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड जो है वो फ्लो करती है यहाँ पे लूनी रिवर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसमें बात करें तो वो हो गया हमारे राजस्थान प्लेन में। जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये, कि ये जो रिवर है यहाँ पर ना राजस्थान के स्लोप्स होते हैं इस तरह से, तो वहां पर आपका लूनी रिवर बहती है, और ये लूनी रिवर जो है वो राजस्थान में डिसअपियर भी हो जाती है रेगिस्तान में। उसके बाद है पंजाब प्लेन्स। अगर हम पंजाब प्लेन्स की बात करें तो सबसे फर्टाइल होते हैं, ठीक है। पंजाब की जो मेन नदियाँ है आपकी सतलुज, ब्यास और रावी, ये तीन नदियाँ जो है वो पंजाब प्लेन्स बनाने में रोल प्ले करती है। अब जब नदियाँ प्लेन्स बना रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। इसका जो मतलब है वो ये, कि जो नदियां हैं ये ऊपर पहाड़ों से मिट्टी लेकर आएगी और प्लेन्स में उसको बिछाएगी, फिर प्लेन्स को फर्टाइल बनाएगी। तो ये वाला रीजन जो है वो आपका पंजाब प्लेन्स हो गया। उसके बाद आता है आपका गंगा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन्स जो है वो आपका गंगा और यमुना नदी, ये दो नदियों के बीच का दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसको दोआब बोलते हैं। याद रखिएगा दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का रीजन। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर गंगा, मिडल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स। जो लोअर गंगा प्लेन्स हो गए वो हो गए हमारे वेस्ट बंगाल में, जो मिडल गंगा प्लेन्स हो गए वो हो गए हमारे यूपी और बिहार में, और उसके अपर गंगा प्लेन्स जो है वो गंगा यमुना के रीजन के बीच में, कि गंगा और यमुना जो दो नदियां हैं इनके बीच में। नेक्स्ट जो प्लेन है वो है हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है
यहाँ पर याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में ना एक तो जो पहाड़ियाँ हैं, जो आपका मिडल हिमालयाज है, वो इस तरह से बहुत सीधे हैं, बहुत स्ट्रीप है, उनकी तीखी हाइट है ऊपर को। इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो नदियाँ जो यहाँ से निकल रही है उनका बहाव भी तेज होगा। तो जब बहाव तेज होगा तो वो अपने साथ ज़्यादा डिपॉजिट लाएगी, और फिर वो ज़्यादा डिपॉजिट करती है, मतलब अपने साथ ज़्यादा मिट्टी लेकर आएगी, और जैसे ही प्लेन्स में एंटर करेगी तो वो एकदम से डिपॉजिट कर देगी यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपका एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तराई रीजन नहीं होता। जो नदियाँ इस तरह से पहाड़ों से निकलकर प्लेन लेकर आएगी वो बनाती है द्वार। याद रखिएगा ये द्वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वार मतलब एक नदी ऊपर से निकली, इसने क्या किया, प्लेन रीजन को पहले फिल किया, यहाँ पर जो रिफ्ट थी उसको फिल किया, साथ में उसके बाद इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये डिपोजिशनल प्लेन्स है, और असम वैली इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा मिलती है, टी कॉफ़ी यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा असम में। ठीक है, तो टी कॉफ़ी के लिए यहाँ पर कंडीशंस बहुत अच्छी होती है। और ये मजोली आइलैंड इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये, प्लस वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। फर्स्ट जो है वो अमेजोन नदी के ऊपर है, और इसका नाम है माजरो आइलैंड, महाराजो आइलैंड। ठीक है, ये याद रखिएगा, महाराजो आइलैंड है इसका नाम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारे इंडिया में है वो मझोली आइलैंड, ये पूछा जाता है मल्टीपल टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और द्वार रीजन मैंने आपको बताया कि तराई जैसा वेस्ट में बनता है, वेस्ट में बनता है तराई रीजन। ठीक है, वेस्ट में बनता है तराई रीजन, और जो ईस्ट में बनता है वो द्वार बनते हैं। और जो द्वार है ये संकोश रिवर, संकोश रिवर याद रखना, ये रिवर पूछता है। संकोश रिवर जो ये रीजन है हमारा ईस्ट में, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ईस्टर्न द्वार और एक वेस्टर्न द्वार। जैसे इस तरह से ये ब्रह्मपुत्र है और संकोश रिवर इस तरह से आ रही है, तो ये वाला हो गया ईस्टर्न द्वार और ये वाला हो गया वेस्टर्न द्वार। ये इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है। ऊपर से संकोश रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन रही है, यानी कि सहायक नदी। उसके बाद हम डेजर्ट्स की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में दो डेजर्ट है, एक थार डेजर्ट जो कि वार्म डेजर्ट है, गर्म डेजर्ट इसको हम कह सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दो इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये कहाँ मिलेगा आपको, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और पाकिस्तान में ये कहाँ पर है, सिंध। तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पर ये थार डेजर्ट है, ये वार्म डेजर्ट है, याद रखिएगा। और वार्म डेजर्ट में मैंने आपको बताया था ओएसिस का, क्या होते हैं शिवाती मैम ओएसिस, ये रुडाली मैम ओएसिस क्या होते हैं। तो ओएसिस जो होते हैं आपका, इन शॉर्ट सेंस अगर हम ओएसिस की बात करें तो रेगिस्तान में जहां पर आपको पानी मिल जाता है। ठीक है, रेगिस्तान में इरोजन होने की वजह से ऊपर का जो रेत है वो हटता रहेगा हटता रहेगा। फिर फाइनली क्या होता है कि जहाँ पर थोड़ी सी वनस्पति यानी कि आपका वेजिटेशन जहाँ पर थोड़ी सी मिलती है, प्लस साथ में वहाँ पर क्या होता है कि आपको पानी की संभावना होती है। तो ओएसिस क्या होता है, जहाँ पर रेगिस्तान में आपको पानी मिल रहा है जिस रीजन में, और वहाँ पर थोड़ा नमी भी है, वहाँ पर वेजिटेशन भी, वनस्पति भी अच्छी है, उस रीजन को ओएसिस बोलते हैं। कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट आपका लद्दाख। ठीक है, और ये जो लद्दाख है ये यहाँ पर इसके कोल्ड डेजर्ट में नॉर्थ में तो है वो काराकोरम रेंज है। मैंने बताया था काराकोरम रेंज में एक हाईएस्ट पीक है, वो उसका नाम क्या है, कौन सी हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंज में शिवाती मैम। फाइव। K2। हाँ जी सर, कंचनजंगा। ठीक है, और साउथ में जो है वो इसके जास्कर रेंज। तो नॉर्थ में जो कोल्ड डेजर्ट इस तरह से बीच में होगा, तो इसके नॉर्थ में जो है वो काराकोरम रेंज है और साउथ में जास्कर रेंज है। तो जास्कर और काराकोरम रेंज के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं लद्दाख, यानी कि आपका कोल्ड डेजर्ट। और यहाँ से आपकी सिंधु नदी फ्लो करती है। अब बात करते हैं पेनिसुलर इंडिया की। पेनिसुलर इंडिया, एक पेनिसुलर का मतलब क्या हुआ सबसे पहले, तो पेनिसुलर का मतलब हुआ कि एक साइड तो धरती है
और बाकी तीनों साइड पे क्या है, पानी, उसको बोलते हैं पेनिसुला। ठीक है। हमारा जो इंडियन पेनिसुला है वो इग्नेस रॉक का बना हुआ है प्लस सेडिमेंट्स है। इग्नेस और सेडिमेंट्री रॉक है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और इसका जो मेन पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसमें आपका क्या कवर हो रहा है, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश और नॉर्थ उड़ीसा। ठीक है, आंध्र प्रदेश नॉर्थ में प्लस उड़ीसा और झारखंड और छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर में क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वाला पार्ट, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसका मैं एक मैप ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। उसका मेन पार्ट में अगर हम बात करें, नॉर्थ और साउथ सेंट्रल हाईलैंड होंगे, यानी कि आपका जो मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र होंगे। बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेघालय प्लेट्यू, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन में पेपर में आता ही आता है कि मेघालय प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू या पेनिसुलर इंडिया। ध्यान रखिएगा, दक्कन प्लेट्यू यहाँ पर हो गया, विंध्याचल सिस्टम इसमें है, और उसके बाद माल्डा गैप। तो ये जो आपका, ये याद रखना कि जो मेघालय प्लेट्यू है वो दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा ही था, लेकिन ये उससे अलग हुआ है माल्डा गैप की वजह से। माल्डा गैप की वजह से ये डिटैच हुआ है किससे, आपका पेनिसुलर प्लेट्यू से। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों आएंगे। तो वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो इनका संस्कृत जो नेम है वो सह्याद्रीज है। तो आपको एक क्वेश्चन में आता है कि सह्याद्रीज किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सह्याद्री कहते हैं वेस्टर्न घाट्स को। और ये ब्लॉक माउंटेन्स है। इससे पहले जो ब्लॉक माउंटेन्स हमने बात की थी वो आपका विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये दोनों के दोनों क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स है। और आपका जो आपका वेस्टर्न घाट है ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, गोवा, तमिलनाडु, ये इसका एक्सपेंशन है, गुजरात से तमिलनाडु। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि इसकी जो वेस्ट वाली साइड है, ये वाली जो साइड है ये तो स्टीप होगी, मतलब इस तरह से खड़ी होगी, और जो ये वाली साइड है ये इस तरह से फ्लैट होती है। तो वेस्ट वाली साइड खड़ी होगी और ईस्टर्न वाली साइड थोड़ी सी जेंटल, यानी कि थोड़ा सा स्लोप होगा उसमें। और इम्पॉर्टेंट रिवर्स की अगर हम बात करें जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, कृष्णा, कृष्णा कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, और कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से। तो याद रखेगा, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर, कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स। जोग फॉल, ये जोग फॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है ये, और ये श्रावती रिवर पर है। याद रखिएगा, शारवती रिवर पर है ये इन वेस्टर्न घाट। और ये भी कहाँ है आपका, वेस्टर्न घाट्स में। हाईएस्ट पीक जो है वो वेस्टर्न घाट में वो कौन सी है, अन्नामुडी। याद रखिएगा, अन्नामुडी जो है वो हाईएस्ट पीक है। इंपॉर्टेंट पासिस की अगर हम बात करें तो थाल घाट, गौरों घाट, ये राजस्थान में है। हल्दी घाट अरावली हिल्स में है, राजस्थान में। यहाँ से आप याद रखिएगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी यहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है आपका हल्दी घाट वाला पास। उसके बाद भोर घाट, जो भोर घाट है ये आपका आता है मुंबई और पुणे के बीच में। घाट का मतलब क्या हो गया, पास, जैसे हम पासिस बोलते हैं, ला बोलते हैं हमारे हिमाचल में और सिक्किम में या नॉर्थ में। और इस तरह पास हो गया दो नदियों के बीच, दो पहाड़ों के बीच से रास्ता जो गुजरता है उसको कहते हैं पास। यहाँ पर साउथ में घाट बोला जाता है। उसके बाद नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये एचपी का मतलब है हाईएस्ट पीक, दोड्डा बेटा, याद रखिएगा। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीन रीजन्स में तो ये डिवाइड है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों के दोनों यहाँ पर मिलते हैं। ये नीलगिरी हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा, ये किसका पार्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य शायद इसको कहते हैं हिंदी में। पलघट पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोयम्बतौर और कोची को कनेक्ट करता है, नीलगिरी हिल्स में, इसको पालाखड पास भी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट पीक्स, एक तो अन्नामुडई हो गई, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स में जो अदर पीक्स है, सलहेर, याद रखना पेपर में पूछी जाती है ये भी। पुष्पगिरी, वो पूछते हैं कि पुष्पगिरी वेस्टर्न घाट में है ईस्टर्न घाट में, तो याद रखिएगा पुष्पगिरी कहाँ है आपका, वेस्टर्न घाट्स में। महाबलेश्वर भी आपका जो है वो वेस्टर्न घाट में है। तो अदर पीक्स इन वेस्टर्न घाट्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट की, तो हाईएस्ट पीक यहाँ पर आर्योकोंडा है,
अरायोकोंडा, याद रखिएगा अरायोकोंडा हाईएस्ट पीक है। एचएस में भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। और यहाँ पर ये जो पीक है ये है हमारी आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पे जो वेस्टर्न आपका, जैसे वेस्टर्न घाट तो है एक एक सीधी इस तरह से, लेकिन ईस्टर्न घाट ना ऐसे टुकड़ों में टूट चुके हैं। सीरीज मतलब ये एक साथ नहीं है सारे, इसमें बीच में गैप है। तो ये जो गैप है यहाँ से नदियाँ फ्लो करती है। और ये नदियाँ जो यहाँ से फ्लो करती है आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ से फ्लो करती है और ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो याद रखिएगा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में जो क्या डिफरेंस है ये भी पूछते हैं पेपर में। और ये नदियाँ इस तरफ फ्लो करती है, इसका कारण जो है वो मैं आपको नदियों के उसमें बताऊंगा। प्लस यहाँ भी बता देता हूँ कि हमारे जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़े से स्टीप इस तरह से है इस साइड पे, और इस तरह से स्लोपी है। तो ये जो स्लोप है ना इस तरह से, तो रिवर जो है वो फिर इधर को फ्लो करती है यहाँ से बे ऑफ बंगाल में। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ईस्टर्न घाट आपके प्रेजेंट है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आते हैं कोस्टल प्लेन्स, कि कौन कौन से कहाँ पर कोस्टल प्लेन है। तो गुजरात कोस्टल प्लेन्स है जहाँ पर जो है वो टाइडल एनर्जी होती है। साबरमती रिवर, माहे रिवर जो है ये बनाती है। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गए, यहाँ पर जो है आपका ये ईस्ट वाले कोस्टल प्लेन, जैसा आपका ये अगर आपका वेस्टर्न घाट है तो इधर वाली रीजन पे, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, यहाँ हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, ऊपर हो गया आपका ईस्टर्न घाट, यहाँ आपका हो गया वेस्टर्न घाट, और इधर हो गया अरेबियन सी। तो अरेबियन सी इधर वाली साइड, तो ये सिमिलर इस तरह से बनते हैं। प्लस अरेबियन सी में जैसा एक फीचर है यहाँ पे बैकिश वाटर का, जिसको बोलते हैं कायाल। ये पूछा जाता है ये टर्म, तो याद रखिएगा कयाल्स जो होते हैं केरला में, जैसा इस तरह से वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, ये मैं आपको इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि अरेबियन सी का जो पानी है इस तरह से अंदर की तरफ जाना शुरू होता है। तो ये जो पानी अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, जब सी राइज करता है तो अंदर ये पानी पहुंच जाता है यहाँ पर इस तरह से। तो इसको बोलते हैं, जो पानी धरती के अंदर की तरफ को जा रहा है, मतलब पहाड़ों के बीच में जो पानी जाता है उसको बोलते हैं कयाल। कहाँ पर बोलते हैं, केरला में। याद रखिएगा कयाल मतलब बैक वाटर, जो पानी जो है वो पीछे जो है वो रह जाता है, इस तरह से भी क्या समझ सकते हैं इसको। समुद्र का पानी जाता है पहाड़ों के अंदर को। हमने देखा है ना कि नदियों कई बार क्या होता है कि जैसे सतलुज गोविंद सागर झील है बिलासपुर में, तो उसका पानी जो वो पहाड़ों में ऐसे घुस रखा है अंदर अंदर को, तो वो जो पहाड़ों अंदर अंदर को घुस रखा है ना पानी, उसको बोलते हैं कयाल। जैसे यहाँ से ये पानी इस तरह से यहाँ को अंदर को आ रखा है, ये कयाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका बे ऑफ बंगाल में इसी तरह से यहाँ, जैसे यहाँ पर कयाल बनते हैं, यहाँ पर बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि जैसे ऊपर से ये नदी आई इस तरह से, फिर जब वो प्लेन रीजन में एंटर होगी तो इस तरह से वो अपना लोड को फेंक देगी। तो ये इस तरह से जो ये वाला जो रीजन बनता है इसको बोलते हैं डेल्टा। फिर ये जो रेड रेड है ये नदी फ्लो कर रही है, और ये जो वाइट वाइट है ये जो डिपॉजिट जमा हो जाता है, और इस पूरे रीजन को बोलते हैं डेल्टा। तो ये ध्यान रखिएगा। सो ये आज की हमारी क्लास है, दिस इज़ अबाउट टुडे।